डेट है 17 दिसंबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रुपे डेबिट कार्ड एंड लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन P2M। P2M का मतलब है पर्सन टू मर्चेंट। ये अभी स्कीम लॉन्च की है, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने 1300 करोड़ रुपए की अप्रूवल दी है रुपे डेबिट कार्ड को प्रमोट करने के लिए। और जो भीम यूपीआई ऐप है, जैसे आप पेटीएम वगैरह यूज करते हो, फोन पे यूज करते हो, ऐसे एक भीम ऐप है जिसके थ्रू यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि आप पैसे भेज सकते हो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में, या कहीं पे पेमेंट कर सकते हो शॉपिंग के लिए। तो इसकी जो वैल्यू है 2000 करोड़ तक बढ़ाने के लिए और 1300 करोड़ की सहायता रुपे डेबिट कार्ड को यूज करने के लिए बैंकिंग को, यानी कि बैंक वगैरह को इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट। इंसेंटिव का मतलब है बेनिफिट, फायदा देगा इतने करोड़ रुपए का। और इसमें देखो पर्सन टू मर्चेंट जो ट्रांजैक्शन है इसको इंक्रीज करना है हमारी कंट्री में। मर्चेंट का मतलब व्यापारी, पर्सन टू मर्चेंट ये इंक्रीज करना है ट्रांजैक्शन। इस स्कीम के अंदर 1 साल के लिए ये पैसा दिया जाएगा। जो भी बैंक रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई मोड्स को इस पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करेगा। इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, क्या इंपॉर्टेंस होगी इसकी? देखो इसका इंपॉर्टेंस ये होगा कि जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है हमारे कंट्री में, डिजिटल पेमेंट सिस्टम इकोसिस्टम इंक्रीज हो सकेगा, यानी कि जो लोग अभी डिजिटल पेमेंट नहीं कर पाते वो डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे, यानी कि बैंक कोशिश करेंगे लोगों को सिखाने की, अवेयरनेस फैलाएंगे। पेमेंट जो ये रुपे डेबिट कार्ड है, रुपे डेबिट कार्ड तो आप जानते हो ना, जैसे एटीएम होता है, एटीएम कार्ड बैंक इशू करता है, तो ये बीच में कंपनियां होती हैं, जैसे रुपे डेबिट कार्ड है या फिर आपका माइस्ट्रो है या आपका दूसरा वीजा हो सकता है। ये कई सारे बीच में ये बिचौलिए मान लो मिडल मैन होते हैं जो ट्रांजेक्शन करवाते हैं बैंक टू, ये बैंक से ट्रांजेक्शन करवाते हैं, इनका कुछ कमीशन होता है। तो ये रुपे डेबिट कार्ड है, हमारे इंडिया का ही है रुपे रुपे डेबिट कार्ड। भीम यूपीआई के थ्रू डिजिटल ट्रांजेक्शन प्रमोट की जाएगी इसमें, यानी कि हमारी कंट्री में जो भी ऐसे हैं जो अनबैंक्ड और मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है, मतलब जो बैंकिंग सिस्टम को यूज़ नहीं करती और ऐसी पॉपुलेशन जो बहुत ही पुअर है या जहाँ पे डिजिटल पेमेंट सिस्टम की कोई जानकारी नहीं है, तो वहाँ पे डिजिटल मोड एक्सेसिबल हो सकेगा इसके ज़रिए। बैकग्राउंड देखो ये है स्कीम का, कि ये स्कीम बजट में अनाउंस की थी। जो 2021-22 का बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, इसमें ये घोषणा की थी कि डिजिटल पेमेंट का ट्रांजैक्शन प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसी स्कीम लेके आएगी। तो उसी के तहत ये स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट है स्पेशल स्टेटस फॉर बिहार। देखो बिहार बहुत सालों से ये डिमांड कर रहा है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाल दिया जाए, 15 सालों से डिमांड कर रहा है। तो दोबारा फिर से बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने फिर से डिमांड की है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाए। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि स्पेशल स्टेटस का मतलब है क्या और कब दिया जाता है। ये बिहार का जो डेवलपमेंट है और स्टेट के मुकाबले क्या है, देखो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार बॉटम लेवल पे है। इसका ह्यूमन डेवलपमेंट है जो वो भी कम है, ग्रोथ रेट भी इसकी कम है, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब है। और बिहार की जो एनुअल पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम का मतलब है हमारी जो नेशनल इनकम होती है, पूरे देश की इनकम, पूरे देश ने जितना रुपया कमाया है एक साल में, अगर उसे पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगी हमारी पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक आदमी ऑन एन एवरेज कितना रुपये कमाता है एक साल में। तो ये पूरी जो नेशनल इनकम है हमारी, नेशनल पर कैपिटा इनकम, वो है 1,34,432, यानी कि हर भारत का आदमी इतने रुपए कमाता है ऑन एन एवरेज। और अगर बिहार की बात करें, बिहार का एक आदमी उसकी पर कैपिटा इनकम है 50,000, 7,035, इससे पिछड़ी हुई है, इतनी पीछे है जो नेशनल फिगर है उससे, बिहार की कम है इतनी। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो बिहार की पॉपुलेशन है उसमें 51.91% पॉपुलेशन है जो बीपीएल फैमिलीज हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे हैं। बिहार देखो स्कूल ड्रॉप आउट्स भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, यानी कि बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं, पूरी एजुकेशन नहीं कर पाते। चाइल्ड माल नूरिशमेंट की समस्या भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि बच्चों में कुपोषण बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिशन की कमी है। मैटरनल हेल्थ की प्रॉब्लम है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है, यानी कि बच्चे जो जन्म के दौरान मर जाते हैं, मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ, मृत्यु हो जाती है जो बच्चों की जन्म के दौरान, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है क्या? देखो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं दिया हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी हमारी जो संस्था है वो स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस किसी स्टेट्स को दें।
तो फिर ये कैसे दिया जाता है? ये दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है स्टेट्स को। देखो अभी भी देती है फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे बहुत सारी स्कीम होती हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, कई बार हम पढ़ते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है जो, उसमें तो सारा पैसा जो लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, वही इंप्लीमेंट करती है, लागू करती है। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं उनमें देखो जितना भी स्कीम में एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लगाती हैं। लेकिन जो नॉर्मल स्टेट है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 60% रुपये लगाएगी और 40% रुपये जितना भी है वो लगाएगा स्टेट गवर्नमेंट। और जिनके पास स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस होता है ना, उनमें देखो ये 90 और 10 का रेशो होता है, यानी कि 90% सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी उसमें पैसा। तो इसलिए ये डिमांड कर रहा है। ये देखो सबसे पहले जो ये डिमांड, जो स्पेशल कैटेगरी जो क्रिएट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो 5th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पे, इस 5th फाइनेंस कमीशन जो बैठा था 1969 में, इसने रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश, इसकी सिफारिश पे और गदगिल फॉर्मूला के बेस्ड पे स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस किसी स्टेट को दिया जाता है वो इन आधार पे दिया जाता है, ये पैरामीटर है। उस स्टेट में हिली टेरेन हो, यानी कि वो पहाड़ी इलाका हो। क्या बिहार है पहाड़ी इलाका? है, बिल्कुल बिहार में पहाड़ है। दूसरा क्राइटेरिया है लो पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए। क्या बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व कम है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो या तो लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो या साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन हो, उस स्टेट में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा उनकी जनसंख्या हो। क्या ये है बिहार में? ये है, बिल्कुल है। यानी कि ये देखो दूसरा क्राइटेरिया कहता है या तो लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, अगर ये नहीं है तो साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन हो, यानी कि अच्छी खासी वहाँ पे ट्राइब आदिवासी लोग रहते हों। तो इन दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल करता हो या दोनों करते हो, तो बिहार में दूसरा वाला क्राइटेरिया फुलफिल करता है। तो अब तीसरा क्राइटेरिया क्या कहता है? तीसरा क्राइटेरिया कहता है, देखो ये जो जितने क्राइटेरिया दिए हुए हैं 5 क्राइटेरिया, पांचों मैच करने चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है कि वहाँ स्ट्रेटजिक लोकेशन हो अलोंग बॉर्डर्स, यानी कि नेबरिंग कंट्री से, किसी पड़ोसी देश से उसका बॉर्डर लगता हो। क्या बिहार का लगता है बॉर्डर? बिल्कुल लगता है बिहार का बॉर्डर। मैं दिखाता हूँ आपको, रुको एक सेकंड में एक मैप ले लेता हूँ, आप होल्ड करो बस। ये देखो आप, ये आपको बिहार दिखाई दे रहा है, किससे बॉर्डर लग रहा है? नेपाल से। तो नेबरिंग कंट्रीज से यानी कि पड़ोसी देश से बॉर्डर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है इसका। नेक्स्ट है इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, पिछड़ा हुआ हो भाई साहब, आर्थिक स्थिति भी पिछड़ी हुई हो और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड रेलवेज ये भी बहुत ही कम हो, वहाँ पे पिछड़े हुए हो, बैकवर्ड हो। और पांचवा है ये नॉन वाइवेबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस। तो ये 5 क्राइटेरिया हैं, अगर ये फुलफिल करते हैं तो उसे स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जाता है। तो बिहार इन पांचों को फुलफिल करता है, बिल्कुल करता है। तो ये स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस लेने के लिए ये गाइडलाइंस है, सेम गाइडलाइंस है उन्हीं पे निर्भर जो 5 क्राइटेरिया देखिए, कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो किसी स्टेट में, हिली टेरेन हो, पहाड़ी इलाका हो, वहाँ पे आदिवासी की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, और ये नेबरिंग कंट्री से बॉर्डर लगाता हो। तो कौन देता है ये स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस? देखो पहले तो एनडीसी देता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, लेकिन आप सबको पता है प्लानिंग कमीशन और एनडीसी ये सब हटा दिए, रिमूव कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन का तो नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया, अब ये नीति आयोग है 1 जनवरी 2015 से। और एनडीसी को एक टीम हब बना दिया, इसको भी हटा दिया, रिमूव कर दिया। तो अब कौन देता है स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस किसी स्टेट को? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके बेनिफिट हमने पढ़ ही लिए पहले, 90% और 10% का रेशो होता है जब भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लागू होती हैं। और जो ये 10% है ना बाकी का, ये भी देखो लोन दिया जा सकता है उस स्टेट को 0% इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि उससे कुछ ब्याज नहीं लिया जाएगा, वो लोन चुकाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन परेशानी क्या है? देखो स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस अगर बिहार को दे दें तो क्या परेशानी है सेंट्रल गवर्नमेंट को? देखो इस वजह से तो भाई साहब और भी कोई स्टेट्स हैं जो न्यू स्टेट्स हैं वो डिमांड करने लगेंगे कि हमें भी स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दो। तो ये तो भाई साहब अच्छा नहीं होगा फिर, यानी कि स्पेशल पैकेज उन्हें दिया जाएगा इसके जरिए। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? क्या अभी स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दिया जा सकता है बिहार को? देखो जो 14th फाइनेंस कमीशन बैठा था उसने ये डन अवे कर दिया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को। डन अवे का मतलब रिमूव कर दिया था कि अब
सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, 8 स्टेट और 3 हिली स्टेट्स हैं। इनके अलावा किसी और स्टेट को और राज्य को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा, ये मना कर दिया फाइनेंस कमीशन ने। क्यों मना कर दिया? इसने दूसरा सुझाव दिया, रिकमेंडेशन दी। इसने कहा कि देखो पहले 2015 से पहले 32% शेयर दिया जाता था टैक्स का, जितना भी गवर्नमेंट के पास भाई साहब पैसा आ रहा है टैक्स इकट्ठा करके, उसमें से 32% 2015 तक ये स्टेट को प्रोवाइड करती थी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट को बांटती थी। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने ये क्राइटेरिया बढ़ा दिया, 42% कर दिया। देखो पहले तो ये 41% था, अब ये 42% था, इसने 42% कर दिया 14th फाइनेंस कमीशन ने। ये किस लिए कर दिया? क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ना देना पड़े, तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना पैसा आएगा टैक्स कलेक्शन के बाद, तो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स डिवोल्यूशन यानी कि इसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट को बांटेगी 42%। लेकिन अभी देखो जब जम्मू कश्मीर तो हटा दिया भाई साहब, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, अब ये यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो 1% अभी रिड्यूस कर दिया। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा देती है, जितना भी उसके पास पूरा साल में पैसा आया होता है उसमें से 41% स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अभी कौन कौन से स्टेट हैं ये जिनको मिला हुआ है स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस? देखो ये वाले स्टेट हैं। एक तो 3 हिली स्टेट्स थे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब जम्मू कश्मीर तो बन गया भाई साहब यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी, तो इनका सारा खर्चा तो अब कौन उठाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 2 हो गए। और ये जो हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, ये सिक्किम हो गया, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वाले स्टेट हैं जिनको दिया हुआ है स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आरबीआई इंट्रोड्यूस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इनके लिए आरबीआई ने कुछ नियम बनाए जिनका नाम है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये कुछ कठोर नियम होते हैं भाई साहब, ये तब लिए जाते हैं, देखो बैंकिंग सिस्टम के लिए भी ये नियम जारी कर सकती है आरबीआई। तब जैसे मान लो कोई बैंक डूबने वाला है, उस बैंक को बचाने के लिए, उस बैंक को ताकि वो डूबे ना, उसको बचाने के लिए कुछ एक्शन लेती है गवर्नमेंट नहीं आरबीआई। तो ये एक्शन को बोला जाता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। क्या क्या इसमें एक्शन लेती है, क्या क्या आरबीआई काम करती है, वो डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। और एनबीएफसी क्या है? देखो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बैंक क्या है? बैंक है एक फाइनेंशियल कंपनी, बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है। तो ये क्या काम करते हैं? ये भाई साहब आपका पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, आपको लोन भी देते हैं, आपकी एफडी भी कर देंगे, फिक्स डिपॉजिट कर देंगे। तो ये सब कुछ काम करता है बैंक। लेकिन ये क्या है फिर एनबीएफसी? ये है नॉन बैंकिंग, यानी कि बैंक का काम नहीं है इसका, यानी कि आपका पैसा डिपॉजिट नहीं करेगा ये। तो फिर काम क्या करते हैं ये? जब आपका पैसा डिपॉजिट नहीं करेंगे, यानी कि कोई अकाउंट नहीं खुलवा सकते आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में। जैसे बैंक में जाके आप अकाउंट खुलवा सकते हो, इसमें नहीं खुलवा सकते। लेकिन कुछ ऐसी एनबीएफसी होती है जो आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, आपका पैसा डिपॉजिट करती हैं बैंक की तरह। उन्हें बोलते हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, जो डिपॉजिट लेती हैं कॉमन पीपल से। लेकिन जो एनबीएफसी होती है नॉर्मल, वो क्या है फिर? देखो ये क्या करती हैं, ये लैंडिंग करती हैं, यानी कि उधार देती हैं। जैसे किसी को लोन लेना हो तो ये लोन देती हैं। ये भी तो भाई साहब क्या है? फाइनेंशियल। लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग वाला काम नहीं है। उधार देंगे आपको, लेकिन आपका अकाउंट नहीं होगा इनमें। जैसे मान लो आपने मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा, अपने आसपास देखना कभी कहीं पे, जब शहर में निकलते हो आप कहीं पे सिटी एरियाज में, मुथूट फाइनेंस के बोर्ड लगे हुए होते हैं। वो क्या है? एक कंपनी है, ये भी कैसी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड होते हैं, हेज फंड होते हैं, या आपके कोई और फंड है, ये सब क्या है? ये है एनबीएफसी। जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है, ये भी क्या है? ये भी एनबीएफसी है। आपका पैसा डिपॉजिट थोड़ी ना करती है, ये आपको लोन दे सकती हैं, आपका इंश्योरेंस कर सकती हैं। तो क्या है ये? एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मुथूट फाइनेंस से क्या है? गोल्ड लोन देता है। जैसे आपका गोल्ड लेगा, गिरवी रख लेगा, आपको उस पर लोन दे देगा, कर्ज दे देगा, मुथूट फाइनेंस। तो ये सब क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये अभी आरबीआई ने ये कुछ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिए हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, इंट्रोड्यूस किए हैं। इनमें आरबीआई क्या करेगा? ये अक्टूबर 1, 2022 से लागू हो जाएंगे। ये नियम है जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है, इसका टारगेट यही है
जो ऐसी एनबीएफसी हैं भाई साहब जो डूब रही हैं, बंद होने के कगार पे हैं, उनके लिए कुछ रिमीडियल मेजर इंप्लीमेंट किए जाएंगे, लागू किए जाएंगे और उन्हें डूबने से बचाया जाएगा। यानी कि जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है उनको दोबारा से रीस्टोर किया जाएगा। एप्लीकेबिलिटी क्या होगा इस पर, यानी कि किस किस पे ये नियम लागू होंगे। देखो ये नियम लागू होंगे, कोई डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है उस पर भी लागू होंगे, या ऑल नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, मिडल अपर या टॉप लेयर में सब पे होंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट या क्रेडिट कंपनी हो, नॉर या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो। कोर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये क्या है, जो एनबीएफसी होती है ना सारी, ये शेयर बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं अपना पैसा। शेयर बॉन्ड मार्केट, शेयर खरीद लेंगी किसी कंपनी का, बॉन्ड खरीद लेंगी, जो उसमें फायदा होता है वो आप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, लोन दे देती हैं। फिर लोन भी इसलिए देती हैं भाई साहब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो आप ब्याज दोगे वो फायदा होता है इसको। या कोर इन्वेस्टमेंट मतलब जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही सारा पैसा अपना इन्वेस्ट करती है, खर्च करती है, वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई। या इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये सब इसमें इंक्लूड होंगी, सब पे रूल लागू होंगे। लेकिन देखो ये इस पे लागू नहीं होंगे जो एनबीएफसी एक्सेप्ट नहीं करती हैं या नॉन इंटेंडिंग टू एक्सेप्ट पब्लिक फंड, जो पब्लिक फंड को स्वीकार नहीं करती हैं, नहीं लेती हैं, उन एनबीएफसी पे ये लागू नहीं होंगे नियम। पब्लिक फंड का क्या मतलब है, देखो पब्लिक फंड क्या होता है, पब्लिक फंड कोई भी पब्लिक एंटिटी है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट संस्था है, सरकारी संस्था है, और वो टैक्स के जरिए या किसी फी के जरिए या चार्ज के जरिए या कोई इंटरेस्ट के जरिए आपसे पैसा, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है, उसके पास पब्लिक फंड है। तो ये पब्लिक फंड अगर कोई एनबीएफसी नहीं लेती या एक्सेप्ट नहीं करती तो वो लागू नहीं होंगी, क्योंकि भाई साहब पब्लिक का पैसा नहीं है उस पर एनबीएफसी पे, तो अपना प्राइवेट पैसा कुछ भी करो आप, इस पे लागू नहीं होंगे ये एनबीएफसी पे। और देखो प्राइमरी डीलर पे भी लागू नहीं होंगे रूल, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे भी नहीं होंगे, इस पे भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है कि ये इंडिकेटर है जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये आरबीआई कैसे आइडेंटिफाई करेगी, कैसे इन्वोक करेगी, इन्वोक का मतलब यूज, कैसे यूज करेगी इनको एनबीएफसी पे। देखो इन पे क्या है, सेंट्रल बैंक है जो हमारा आरबीआई, ये देखेगी कि किसी भी एनबीएफसी का सीआर क्या है, यानी कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो कितना है, यानी कि उसके पास पैसा जो कैपिटल है कितनी है, और अपॉन में यानी कि रिस्क, उसका रिस्क कितना, जोखिम कितना, कितने पैसे उसके रिस्क में पड़े हुए हैं कि उसके पास वापस ही नहीं आ सकते ये, यानी कि उसका एनपीए, नेट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी कि जैसे उसने कोई एनबीएफसी है, उसने भाई साहब लोन दे दिया किसी को, उसने उधार दे दिया किसी को, और उसका पैसा खतरे में, उसे लग रहा है कि पैसा डूब जाएगा, जिस आदमी को मैंने दिया या कंपनी को दिया वो मुझे वापस नहीं लौटाएगा, तो अब क्या हो गया भाई साहब, यही है कि अब इसका एनपीए देखेगी बैंक, अगर उस पर एनपीए ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस पर भी लगाएगी रूल, नियम जारी करेगी, या टीयर 1 रेशो उसका देखेगी। सारी ये जो नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट है उसकी, यानी कि जो ऐसी असेट्स है जो बैड असेट्स होती जा रही है उसकी, यानी कि उसका लोन नहीं लौटाया जाएगा, ऐसे आदमियों के पास है, ऐसी कंपनी के पास है, डूब सकता है, तो ऐसी कंपनियों पे, ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे ये लगाएगी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये नियम जारी करेगी आरबीआई। नेक्स्ट है जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, उन पे आरबीआई देखेगी कि उसका एग्रीगेट रिस्क वेटेड असेट कितनी है उसकी, और उसका लेवरेज रेशो कितना है, और नेट एनपीए कितना है, इंक्लूडिंग एनपीआई, नॉन परफॉर्मिंग, उसका जो नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है। और ये जो लेवरेज रेशो, ये क्या होता है, लेवरेज रेशो का मतलब है किसी कोई भी कंपनी है, अभी तो यहाँ पे हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की बात कर रहे हैं, तो इस जो ये एनबीएफसी है इनके पास कितनी कैपेबिलिटी है कि ये अपना जो फाइनेंशियल कंडीशन है ये इसकी कैसी है, यानी कि वो डेट टू इक्विटी रेशो कितना है इसका, डेट टू इक्विटी रेशो का मतलब है यही जो लेवरेज रेशो है, डेट टू इक्विटी रेशो। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी होता है टोटल उसकी शेयर की वैल्यू, कितने, मान लो कोई शेयर है उसका, कितने उसकी वैल्यू है, शेयर जारी किए उसने, और उस पर कितना कर्ज है, यानी कि कर्ज को हम इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा डेट टू इक्विटी रेशो। यही लगभग सेम होता है लेवरेज रेशो, यानी कि ये इसका कितना है ये सब कुछ देखेगी। तो आप बस ना एक लाइन में वैसे याद कर लो कि लेवरेज रेशो देखेगी, नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट देखेगी, नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट देखेगी, ये सब कुछ याद कर लो और आप नोट्स बना लो इसके। तो अगर कोई एनबीएफसी अगर मान लो किसी इन नियम का उल्लंघन करता है, ब्रीच का मतलब वायलेशन, उल्लंघन करता है, तो उस पर ये एक्शन लागू होंगे। तो इनकी जरूरत क्या है, अभी क्यों लेके आई आरबीआई, क्योंकि भाई साहब बहुत सारी एनबीएफसी ऐसी हैं जो अभी डूबने के कगार पे कोलैप्स हो चुकी हैं, जैसे ILNFS, DHFL, SREI, रिलायंस कैपिटल, ये कई सारी कंपनियां जो डूब चुकी हैं। लगभग 1 लाख करोड़ इन्हें इन्वेस्टर को देना है, लोगों को देना है, पैसा इनके पास उधार है इतना। जो इस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है इनमें
क्या नियम लागू करती है, क्या क्या स्टेप लेती है आरबीआई। देखो इसमें कुछ मैंडेटरी रूल्स जारी कर देती है, कंपलसरी, कि ये क्या है उन एनबीएफसी को मानने पड़ेंगे। जैसे क्या है, रेस्ट्रिक्शन, रोक लगा देगी उन पे। जैसे क्या है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे रोक लगा देगी, रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट पे रोक लगा देगी, रिक्वायरिंग प्रमोटर शेयर होल्डर टू इन्फ्यूज इक्विटी। जो प्रमोटर शेयर होल्डर का मतलब है जो एनबीएफसी के मालिक है, प्रमोटर है, प्रमोटर मतलब मालिक या शेयर होल्डर जिसने शेयर खरीदा हुआ है, उनको कहेगी और भाई साहब आप क्या है इक्विटी इसमें इन्फ्यूज करो और पैसा है मतलब इसमें लगाओ या शेयर जारी करो, शेयर की अपनी वैल्यू बढ़ाओ, ये कहेगी। और रिड्यूसिंग लेवरेज, लेवरेज वगैरह जो है वो रिड्यूस करने के लिए बोलेगी। लेवरेज, लेवरेज का मतलब एक तरह से ये मान लो डेट है, कर्ज है, जो भी वो रिड्यूस करेगी। नेक्स्ट है आरबीआई इसमें और एक्शन लेती है कि जैसे उसे क्या है, जो कंपनी है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये ग्रुप ऑफ कंपनी, इनके बिहाफ पे जो उसकी लाइबिलिटी है उसकी गारंटी देना, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देगी, कोई गारंटी नहीं देगी आरबीआई उसकी। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक उससे कह सकता है कि वो कोई ब्रांच मतलब एक्सपेंशन ना करे, यानी कि एनबीएफसी चाहे अपनी और ब्रांच खोलना चाहे, पहले ये डूबने वाली है, पहले घाटे में चल रही है, और मान लो ये और ब्रांच खोलना चाहे तो उसमें तो और खर्चा होगा ना इसका, पहले इस पे पैसे की कमी है, तो आरबीआई कह देगी भाई साहब पहले अपना वो जो कमी हो रही है आप पे, जितना नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई तो करो, ब्रांच खोलना बंद करो। तो रोक लगा सकती है रेस्ट्रिक्शन की, ब्रांच एक्सपेंशन मत करो। कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उस पर रोक लगा सकती है। हाँ, लेकिन अगर कोई एनबीएफसी अपना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करना चाहता है, कोई टेक्नोलॉजी लाना चाहता है जिसकी वजह से इसका इंप्रूवमेंट हो जाए, उस पर रोक नहीं लगाएगी। तो ये कुछ नियम लेती है इसमें आरबीआई। नेक्स्ट है एसजीटीएफ टेस्ट किट। ये एक टेस्ट किट है, यानी कि टेस्ट किया जाता है किसका, कोविड-19 का। इससे ओमिक्रॉन का डिटेक्शन किया जा सकता है। देखो कोविड, कोरोना वायरस का ये एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन, और इसका पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो ही है एसजीटीएफ, एस जीन टारगेट फेलियर टेस्ट, और इस किट को भी बोलते हैं एसजीटीएफ टेस्ट किट। इसमें एस जीन होता है बॉडी में, अगर देखो एस जीन की एब्सेंस है, अगर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद देखा कि एस जीन भाई साहब है ही नहीं बॉडी में, बॉडी के अंदर है ही नहीं एस जीन, तो कहेंगे कि हाँ ओमिक्रॉन ने भाई साहब हमला कर दिया, बॉडी में प्रेजेंट है, यानी कि उसकी प्रेजेंस है ओमिक्रॉन की, यानी कि उसे अब कोविड पॉजिटिव पेशेंट है वो। तो ये टेस्ट किट है, बस इतना याद रखना है, एस जीन के जरिए देखा जाता है। नेक्स्ट है बुक्सा टाइगर रिजर्व, अभी न्यूज में है। ये देखो ऊपर वाली किट जो थी ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थी, और जो हमने वो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पढ़ा था वो प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए, इकोनॉमी के लिए, और ये बुक्सा टाइगर रिजर्व प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक्सा टाइगर रिजर्व है जो अभी न्यूज में है, क्योंकि कम से कम 23 साल में इसमें पहली बार ऐसा देखा गया कि यहाँ पे एक रॉयल बंगाल टाइगर मिला। यहाँ पे टाइगर देखा गया था लगभग 1998 में, उसके बाद अभी एक टाइगर रिजर्व इसमें मतलब एक टाइगर देखा गया इसमें टाइगर रिजर्व में। ये कहाँ पे है बुक्सा टाइगर रिजर्व, वेस्ट बंगाल में है। ये वेस्ट बंगाल की अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये 1983 में 15वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। अभी कितने हमारे देश में टाइगर रिजर्व, 52 टाइगर रिजर्व है, ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ये जो भूटान से बॉर्डर लगता है, इसका भूटान से बॉर्डर लगता है भाई साहब इसका, देखो जो ये देख रहे हो आप इंडिया का मैप, यहाँ पे है ये जो ये वाला हिस्सा, यहाँ पे बुक्सा टाइगर रिजर्व है। ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का यहाँ पे है, तो इसका बॉर्डर लगता है भूटान से। इसमें देखो इसके पास बुक्सा टाइगर रिजर्व के पास एक सुनचुला हिल रेंज है, सुनचुला की पहाड़ियाँ हैं, तो ये आपको याद रखना। और ईस्टर्न साइड में असम स्टेट से इसका बॉर्डर लगता है बुक्सा टाइगर रिजर्व का। और यहाँ पे हाईली एंडेमिक इंडो मालियन रीजन है, तराई इकोसिस्टम भी है यहाँ पे। तराई इकोसिस्टम मतलब जैसे यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है, पहाड़ी इलाका है जो, यहाँ पे इकोसिस्टम, वो उसको तराई इकोसिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे जो रीजन मिलता है, सॉइल वगैरह मिलती है, वहाँ पे पानी भरा हुआ था थोड़ा, ये तराई इकोसिस्टम है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में बोलते हैं वन्य जीव अभयारण्य, फिब्सू नाम की, फिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भूटान की, इसके साथ बॉर्डर लगाती है। इसके पास ये बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में बुक्सा टाइगर रिजर्व के, लेकिन कहाँ पे, भूटान में है फिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मानस नेशनल पार्क है, ये असम में, ये ईस्टर्न साइड में बुक्सा टाइगर रिजर्व के। इधर देखो ये ईस्टर्न साइड असम के यहाँ पे ये मानस टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क भी है, और ये भूटान में फिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इधर नदन साइड में, इससे बॉर्डर लगाती है। जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है देखो ये माइग्रेशन के लिए जाना जाता है। एलिफेंट, जो एशियन एलिफेंट माइग्रेशन है भूटान से इंडिया में होती रहती है। भूटान से यहाँ पे आ जाते हैं एलिफेंट, हाथी, और यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ रिवर है इंपॉर्टेंट जो इसके होते हुए निकलते हैं बुक्सा टाइगर रिजर्व के पास से, जैसे जयंती रिवर है, संकोस रिवर है, रायडाग है, चुर्नुया है, चुर्निया,
तुरतुरी रिवर है, दीमा है या दीमा नौननी, और फास खवा जो फॉरेस्ट है ये यहाँ पे एक मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट का टाइप है, जंगल का जो टाइप पाया जाता है यहाँ पे मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाया जाता है यहाँ पे। एक राज भात खवा, ये वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है। यहाँ पे वल्चर बोलते हैं गिद्ध को, वल्चर की ब्रीडिंग को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे ये बुक्सा टाइगर रिजर्व में बनाया गया है ये सेंटर, राज भात खवा वल्चर ब्रीडिंग सेंटर। ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और ब्रिटिश चैरिटी रॉयल सोसाइटी के साथ मिलके बनाया था ये यहाँ पे ये वाला वल्चर ब्रीडिंग सेंटर। तो आज के टॉपिक एक और है यार, एक टॉपिक और है, नहीं 2 टॉपिक और होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये 2021 से 2026 के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिए, 2026 तक चलेगी अभी ये। इसमें जो लोगो है ये है हर खेत को पानी, एक एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट, ये सबको मिला के इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगले 5 साल के लिए। इसका टारगेट ये है कि इसमें लगभग 60 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो किस लिए हैं, इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए। इरिगेशन का मतलब है सिंचाई, जो किसान खेतों में पानी लगाता है, इरिगेशन करता है अपने खेत को, इसको प्रमोट करने के लिए लगभग 30.23 लाख हेक्टेयर एरिया में ये डेवलपमेंट करना है। हर खेत को पानी का मतलब ये है कि पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ानी है हर खेत में, यानी कि अश्योर्ड करनी है इरिगेशन। कल्टीवेबल एरिया को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। कल्टीवेबल एरिया का मतलब है कि जहाँ पे कल्टीवेशन हो सके, खेती हो सके, ऐसे एरिया को बढ़ाना है। कोई मान लो वाटर बॉडीज है कहीं पे या कैनाल है, उसको रिपेयर करना है या नई कैनाल बनाना है। कैनाल का मतलब है नहर, तो वाटर बॉडीज को रिपेयर करना है, बनाना है नई बॉडी। वाटर साइड जो डेवलपमेंट कंपोनेंट है, इसका मतलब ये है कि रेनफेड एरिया है उनको डेवलपमेंट करना है, यानी कि सॉइल को कंजर्व करना है, वाटर को कंजर्व करना है, वाटर को बचाना है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है या रिजर्नेशन करना है। जैसे रन ऑफ होता है उसको अरेस्ट करना है। रन ऑफ का मतलब बारिश तेज हुई और पानी के बहाव के कारण मिट्टी बह के चली गई, तो इसको रोकना है। कुछ बांध वगैरह बना के या कुछ मेंड वगैरह इम्बैक्टमेंट वगैरह बना के, और जो वाटर हार्वेस्टिंग या मैनेजमेंट सिस्टम है इसको प्रमोट करना है। ये सब कुछ इसमें करना है। इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ानी है, बस इसमें इतना याद रखना है। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है ये 2015 में लॉन्च की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ताकि इसमें क्या है इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाई जाए। इसके 2 कंपोनेंट हैं, मेजर कंपोनेंट हैं, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेशन। ये नेमली क्या है, ये डिपार्टमेंट देखता है। ये देखो 2 कंपोनेंट इसके हैं, एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम और हर खेत को पानी। इन दोनों कंपोनेंट को प्रमोट करता है ये डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यानी कि इसमें जो कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, रिपेयर, रिनोवेशन, रिस्टोरेशन, वाटर बॉडीज का रिपेयर करना या ग्राउंड वाटर का डेवलपमेंट करना, ये सब कंपोनेंट यूज करके वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करना होता है। इसे डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज भी इंप्लीमेंट करता है। ये वाटर सेट डेवलपमेंट जो पार्ट है इसका, ये इंप्लीमेंट करता है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड। ट्रीटी का मतलब है संधि। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो इंडिया और पोलैंड के बीच में एक संधि हुई है, ट्रीटी हुई है। किस लिए हुई है, जो क्रिमिनल मैटर है इसके मामले में, आपराधिक मामले में एक दूसरे की सहायता करना। और इस ट्रीटी का नाम पूरा है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। तो इतना आपसे पूछा जा सकता है ये किस किस के बीच में हुई है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। पोलैंड और इंडिया के बीच में हुई है। पोलैंड कहाँ पे कंट्री, ये भाई साहब देख रहे हो मैप आप, ये वाला फ्रांस के पास जो आपको दिखाई दे रहा है ना येलो सा, यहाँ पे येलो सा कंट्री छोटा सा, ये है पोलैंड। यहाँ पे जर्मनी के पास पोलैंड है। यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, ये देखो यहाँ पे कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, इसमें भी नहीं लिखा हुआ। आपके पास बड़ा मैप होगा ना, उसमें आप देखना पोलैंड आपको दिखाई देगा। इसके जर्मनी के पास ही है पोलैंड। यहाँ पे कहीं पे लिखाई नहीं दिखा दे रहा। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये ट्रीटी किस लिए है, जो क्रिमिनल मैटर्स हैं, यानी कि मान लो एक दूसरी कंट्री में क्राइम होंगे इंक्लूडिंग टेररिज्म, आतंकवादी संबंधी जो क्राइम होंगे उसकी इंफॉर्मेशन ये एक दूसरी कंट्री में शेयर करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में सहायता करेंगे, जांच करने में सहायता करेंगे। तो यही थे आज के टॉपिक।